आप सब सुधीजनों को नमन। नमन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू जगत सिंह को, और नमन विद्वज्जनों को जिन्होंने इस पावन ऐतिहासिक कोठी प्रांगण में पदार्पण किया। वाराणसी टूरिज्म गिल्ड और अशोक मिशन एजुकेशनल सोसाइटी की ओर से मैं अशोक आनंद आप सबकी उपस्थिति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आप सभी का स्वागत करता हूं। हमें अपने ज्ञानालोक से आलोकित करने, हमारी जिज्ञासाओं का समाधान करने, हमारे बीच वर्षों के शोध को प्रस्तुत करने के लिए हमारे निवेदन पर उपस्थित हैं स्वनाम धन्य प्रोफेसर राणा वीपी सिंह जी, और कुछ ही पलों में पधार रहे हैं प्रोफेसर महेश प्रसाद अहिरवार जी। हमारे बीच मौजूद हैं विदुषी प्रोफेसर ज्योति आर राणा जी और शोध समिति के सक्रिय सदस्य डॉक्टर मेजर अरविंद कुमार सिंह जी। आपको ज्ञात ही है कि उपस्थित विद्वज्जन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू जगत सिंह 1787 सारनाथ की पहचान और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1799 को केंद्र में रखकर अपने अध्ययन और अनुभव से हमें लाभान्वित करेंगे। सर्वप्रथम मैं चाहूँगा कि हमारे माननीय अतिथि मंच पर उपस्थित हों, प्रोफेसर राणा जी, और हमारे स्वयंसेवक आदरणीय अरविंद जी आदरणीय राणा जी को मंच पर ले चलें, और डॉक्टर मेजर अरविंद कुमार सिंह जी भी अतिथियों के बीच उपस्थित हों। उपस्थित समाज की ओर से हम आदर देना चाहेंगे। अनुरोध है बाबू जगत सिंह शोध समिति के संरक्षक भाई प्रदीप नारायण सिंह जी से कि मंच पर उपस्थित हम सबके प्रेरणा स्रोत विद्वत समूह को अंग वस्त्रम प्रदान कर वाराणसी टूरिज्म गिल्ड के कर्मठ, सक्रिय, जुझारू और समर्पित अध्यक्ष हैं हमारे प्रिय सुभाष कपूर जी। मैं चाहूँगा कि सबकी ओर से स्वागत करें, सबका अभिनंदन करें। भाई सुभाष कपूर जी। धन्यवाद संचालक श्रीमान अशोक जी, थैंक यू। माननीय काशी के विद्वान एवं जिज्ञासु श्रोतागण, आप सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन है। ज्ञान, संस्कृति और आध्यात्म की भूमि काशी में आप सभी का उपस्थित होना हमारे लिए गौरव का विषय है। सर्वप्रथम मैं स्वागत करना चाहूँगा आज हमारे बीच मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित राणा पीबी सिंह सर का। हमें पहले भी कई बार आपको सुनने का मौका मिला है सर, लेकिन हर बार आपको सुनना अपने आप में एक अलग ही अनुभव और एक ज्ञान प्रदान करता है। आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर। अभी चूँकि अहिरवार जी उपस्थित नहीं हैं, फिर भी मैं उनका नाम लेके जो एंशियंट हिस्ट्री के ज्ञाता श्रीमान महेश प्रसाद अहिरवार जी, जो हमारे दूसरे मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित होने वाले हैं, वो अभी हैं नहीं, फिर भी मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच मैडम ज्योति रोहिला जी उपस्थित हैं, आपका भी मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं मैडम, थैंक यू सो मच। और हमारे प्रिय मेजर अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। विभिन्न महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से पधारे आदरणीय प्रोफेसरगण,
टूरिज्म के विद्यार्थी, उपस्थित अन्य सभी विशिष्ट जन, वाराणसी टूरिज्म गिल्ड के सदस्य, अशोक मिशन सोसाइटी से उपस्थित सदस्यगण और अन्य विशिष्ट अतिथि, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज का ये कार्यक्रम वाराणसी टूरिज्म गिल्ड, अशोक मिशन एजुकेशनल सोसाइटी और प्रदीप सिंह जी के सहयोग से ये कार्यक्रम आज का आयोजित किया गया है। और प्रदीप जी ने इस कार्यक्रम के लिए लगभग मुझे लगता है कि पिछले 10 दिनों से बहुत ज़बरदस्त मेहनत करी है। प्रदीप जी का भी आपके ही प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जहाँ तक हमारी संस्था वाराणसी टूरिज्म गिल्ड लगभग पिछले 25 वर्षों से वाराणसी में पर्यटन के विकास और विस्तार के लिए, वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी पर्यटन और उसके विकास और विस्तार के लिए लगातार काम कर रही है। इस वर्ष हम लोगों का 25वां रजत जयंती वर्ष है और इस वर्ष विशेष रूप से हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिससे कि हम बनारस की संस्कृति, यहाँ की विरासत, यहाँ के धरोहरों और यहाँ के इतिहास के बारे में अपने लोगों को जानने का मौका दें, उन्हें समझने का मौका दें। उसी कड़ी में आज का ये आयोजन हम लोगों ने रखा है। ये प्रांगण और ये इनका परिवार ही इतिहास से जुड़ा हुआ है और चूँकि हमारे मुख्य पर्यटन स्थल सारनाथ से भी इनका संबंध है, तो इसलिए हम लोगों ने आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया है। और आज की जो विद्वत जनों की बातें हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिए। निश्चित रूप से ये आप सबके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा। एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। धन्यवाद सुभाष कपूर जी। हम पुनः इस ऐतिहासिक पावन भूखंड पर आपकी उपस्थिति को हृदय से सराहते हुए आभार प्रकट करते हैं। भूखंड ऐतिहासिक इसलिए, यदि आप अपनी दृष्टि ऊपर उस कक्ष की ओर डालें तो यह वही कक्ष है जहां 1799 में बाबू जगत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। 1787 से लेकर 1799 के समयांश को आज जानना जरूरी है। आखिर हुआ क्या था इस अवधि में, यह संपूर्ण जानकारी लेकर आ रहे हैं शोध समिति के सदस्य डॉक्टर मेजर अरविंद कुमार सिंह जी। डॉक्टर सिंह उदय प्रताप कॉलेज में प्राध्यापक रहे हैं और एनसीसी के अधिकारी भी। आपको बता दूं, मुझे बताना भी चाहिए कि आपको रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कर्तव्य निष्ठा और कार्यकुशलता के लिए 2 बार सम्मानित किया गया है। धन्यवाद। यहां बताना समीचीन समझता हूं कि जहां एक तरफ हम सब शोध समिति के सदस्य दस्तावेजों को खंगाल रहे थे, वहीं मेजर सिंह ने 1799 में काशी की बगावत का प्रमाण यहां काशी में जमीन पर खोज निकाला। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू जगत सिंह 1787, सारनाथ की पहचान और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1799 विषय का प्रतिपादन करें। यहां आकर माइक्रोफोन पर विषय को अच्छी तरह हम सबको समझाएं, यानी प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट बाय डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह। भूगोल पढ़ाते पढ़ाते इतिहास की यात्रा मैंने कब शुरू कर दी ये मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, इतना याद है कि आज से 6-7 साल पहले सारनाथ के उत्खनन क्षेत्र में कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी और उस यात्रा की शुरुआत वहीं से हुई थी।
अक्सर मैं एक बात सोचा करता हूं कि जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में कुछ पाने और खोने की आकांक्षा छोड़ दी, ऊपर वाला उसी को सारी नियामतों से नवाजता है। पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि शोध समिति ने कुछ पाया नहीं है। इसका डेट मुकर्रर था कि 225 वर्षों के बाद इतिहास के पन्नों में गुम यह सच्चाई आज की तारीख में वापस आएगी। देश को पता चलेगा क्या हुआ था 1799 में। मैं अरविंद यहां उपस्थित बुजुर्गों को चरण स्पर्श, हम उम्रों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद बोलता हूं। आई एम 67 ईयर्स ओल्ड। बात कहां से शुरू करूं? आप सोच रहे होंगे 2 वर्ष कालखंड तो दिखाई ही दे रहा है, 1787 और 1799। मुझे इसी के बीच में रहना है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए 2 वर्ष कालखंड मैं अपनी तरफ से उठाऊंगा। 1857 में हिंदुस्तान का स्वतंत्रता युद्ध प्रारंभ होता है और एक 80 वर्ष के बादशाह बहादुर शाह जफर के 2 लड़कों को और एक पोते को हडसन अंग्रेज अधिकारी दिल्ली के लाल किले के नीचे लाता है और गोली से उड़ा देता है। वो बुजुर्ग आदमी कहता है कि मेरी अवस्था तो इस काबिल भी नहीं कि मैं तलवार उठा सकूं, मेरी अवस्था तो इस काबिल भी नहीं कि मैं किसी की गर्दन काट सकूं। लेकिन अंग्रेजों की सोच ये थी कि सजा तलवार उठाने के लिए नहीं, गर्दन काटने के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान को बगावत के लिए खड़ा कर देने वाले उस दिमाग की साजिश के लिए मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तुम्हारी जिस कार्य योजना से पूरा हिंदुस्तान उद्वेलित होकर खड़ा हो गया, उसके लिए सजा देना चाहता हूं। और वैसे भी मारने वाले से ज्यादा ललकारने वाले का दोष होता है, यह कानून भी कहता है। और फिर रंगून की जेल में जब उस बंदे को कैद किया जाता है तो नाखूनों से वो उस दीवालों पे जो लिखता है, उस दर्द को समझना चाहिए। हम तो सोचते हैं और समझते हैं कि ये दुनिया मात्र 4 दिन की है, लेकिन 4 दिन का हिसाब तो बहादुर शाह जफर देता है। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। आरजू क्या थी? काश हमारा देश आजाद हो जाए। और इंतजार क्या था? कब इस जेल से मैं छूटूं, अपने देश की सरजमी पे मर सकूं। 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। पीड़ा घनीभूत होती है और तीखे शब्दों में निकलती है, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे। इतनी जगह कहां है दिले दागदार में। और सब कुछ निचोड़ के अंत में वो कहता है कि कितना बदनसीब है जफर, जिसे 2 गज जमीन तक न मिली दफन होने के वास्ते कुएं यार में। सवाल क्या ये पहली घटना थी हिंदुस्तान की? दूसरा सवाल, बहादुर शाह जफर ने किस व्यक्ति को मारा था कि उसे अंग्रेजों ने रंगून की जेल में ले जाके कैद किया था? नहीं, ये पहली घटना नहीं थी। इसके पहले काशी में एक घटना हो चुकी थी। वर्ष कालखंड बदलता है और 1787 से इस यात्रा को मैं शुरू करता हूं।
किन के लिए? यहाँ दो तरह के लोग बैठे हैं, एक जो हिस्ट्री को जानते हैं, जिन्होंने किताब को पढ़ा है, और दूसरे हमारे बहुत से ऐसे रिसर्च नौजवान बैठे हैं जो जानने के लिए यहाँ आए हुए हैं। बाबू जगत सिंह की जब हम बात करते हैं तो 3 स्थितियों में उनके व्यक्तित्व को हम बांटते हैं। पहला, समाज सेवा का। ठीक इस जगन्नाथ कोठी के बगल में मंदिर बना है, वो लिखित है, लिखा है, प्रमाण की जरूरत नहीं। मस्जिद बना है, उर्दू में लिखा है, उर्दू के जानकार पढ़ सकते हैं कि वो कब का बना था, किसने बनवाया। और साथ ही गुरुद्वारे के लिए जमीन दिया। विवाद रहा 40 वर्षों के अंतराल पे, वो विवाद भी निपट गया। कुछ ही समय में वहां गुरुद्वारा बन जाएगा। आप सोचिए, एक व्यक्ति सर्वधर्म समभाव की स्थिति पे जीने वाला, वो उन तीनों को बनाता है, एक मिसाल पेश करता है वाराणसी में। नहीं, मैं इस बिंदु पे कोई बात नहीं कहने जा रहा। एक ख्याल आता है बाबू जगत सिंह के मन में कि क्यों ना अपने नाम से एक मोहल्ला बसा दें। अपने कारिंदों को कहते हैं कि जरा खोजो, ईंटों का टावर कहीं मिल जाए तो शायद वहां से काम शुरू करें। और खबर मिली सारनाथ में ऐसा है, खुदाई प्रारंभ हुई। अब थोड़ा ध्यान लगा के बात सुनिएगा, पेंच यहीं से शुरू होता है। खुदाई होते ही वहां एक गोलाकार बलुआ पत्थर में एक ग्रीन कलर की मंजूषा मिलती है, और उस मंजूषा में मानव की 3 अस्थियां, कुछ मोती, चांदी और सोने के पत्थर मिलते हैं। और यह सोच के कि ये मानव अस्थियां हैं, अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया गया और उस ग्रीन मंजूषा को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कैलकाटा को दे दिया गया। बहुत संक्षेप में लेके चलूंगा डंकन के माध्यम से। अब इसको यहीं छोड़ दीजिए, मैं इससे आगे चलूंगा बाद में। 21 सितंबर 1997 को अवध में एक घटनाक्रम होता है। आसिफुद्दौला की मृत्यु होती है और उसका बेटा वजीर अली, जो दत्तक पुत्र था, गद्दी पे आता है। अंग्रेजों को यह गवारा नहीं था। वो हिंदुस्तान के अंदर किसी के अधीन जिंदगी जीने नहीं आए थे, सिर्फ व्यापार करने नहीं आए थे, वो शासन करने और इस देश के उस अकूत संपत्ति को, जिसको हम सोने की चिड़िया कहते थे, लूटने के लिए आए थे। वजीर अली को गद्दी से उतारा, कहा यार 6 लाख रुपया देते हैं, खाओ पियो ऐश करो। वजीर अली को यह बात बड़ी नागवार गुजरी और वजीर अली 21 फरवरी 1798 को वाराणसी में आया। वर्ष कालखंड याद करते रहिएगा दिमाग के अंदर। और यहां एक दिन उसकी टकराहट एक नौजवान लड़के से होती है। बातचीत से इतना प्रभावित हुआ, गले का कंठार निकाल के उस लड़के को दे दिया। लड़का समझा नहीं मतलब। घर आके उसने अपने पिताजी से बताया कि एक व्यक्ति मिला था मुझसे और यह घटनाक्रम हुआ। पिता कौन? बाबू जगत सिंह। उन्होंने तुरंत इस इशारे को समझा और उस समय वजीर अली माधवदास के बागीचे में टिका था। जो वर्तमान के लोग हैं, माधवदास का बागीचा कहां? आज कार्यालय के समक्ष जो राधा स्वामी का है, वही उस वर्तमान समय में माधवदास का बागीचा था। दोनों का दर्द अलग अलग था। वजीर अली को सत्ता से हटाया गया था और इधर जमींदारी प्रथा को समाप्त करने पे अंग्रेज तुले हुए थे। और फिर धीरे धीरे बातचीत से निकलकर ब्रितानी हुकूमत से टकराने तक जा पहुंची।
वजीर अली ने कहा कि आप साथ दो तो बाकी टकराने का काम मैं करूंगा। और यहीं से सारी कार्रवाइयां शुरू हुई और फिर एक तारीख मुकर्रर की गई वजीर अली के द्वारा अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए। कमांडर चेरी छावनी इलाके में था, उसको निर्देश मिला कि जाके वजीर अली को बताओ कि अब तुम्हें कलकत्ता जाना है और जो 6 लाख की बात थी अब वो 1.5 लाख कर दी गई है। 14 जनवरी 1799 की तारीखें आपस में तय करते हैं और दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य, सौभाग्य वजीर अली के लिए, दुर्भाग्य कमांडर चेरी के लिए। उसी तारीख को कमांडर चेरी ने बातचीत के लिए वजीर अली को छावनी इलाके में बुला लिया। नहीं पता था कमांडर चेरी को कि आज क्या होने वाला है। और इधर बाबू जगत सिंह के द्वारा पूरे बनारस की घेरेबंदी कर दी गई। तमाम जगहों पे घुड़सवार दस्तों से लेकर सैनिकों को बैठाया गया कि बाहर से कोई सहायता अंग्रेजों को अंदर न मिल सके, और जब स्लाटर का काम जारी हो तो अंदर के लोग बाहर न भाग पाए। और वहां पे कमांडर चेरी के ऊपर जब पहली चोट हुई तो भागने का तो प्रयास किया, लेकिन दौड़ा के उसे वजीर अली के साथियों ने पकड़ा और उसकी बोटी बोटी काट दी। जी हां, सिर्फ गर्दन नहीं उतारी, बोटी बोटी काट दिया। अंग्रेजों का जमाना, कोई सोच भी सकता है कि इतनी बड़ी घटना करने के बाद फिर आप उसी शहर में रहने की जुर्रत कर सकते हैं? वजीर अली शाम होते होते शहर छोड़ दिया और बाबू जगत सिंह यहीं टिके रहे। अंदाजा कीजिए क्या आलम हुआ होगा। 14 जनवरी 1799 को यह घटना होती है। 18 मार्च 1799 को बाबू जगत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए टुकड़ी यहां आती है, इसी जगह जहां आप बैठे हुए हो। रोवे सिहर जाएंगे आपके। 2 महीने का वक्त लगा था सिर्फ ये निर्णय लेने में कि बाबू जगत सिंह को अरेस्ट किया जाए कि न किया जाए। और जिधर अशोक भाई ने इशारा किया, ये वही कमरा है जहां बाबू जगत सिंह को अरेस्ट किया गया। गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन एक पेच था। पेच ये था कि उस समय, अगर मैं गलत नहीं हूं और गलत हूं तो मुझे ठीक कर दीजिएगा, ब्राह्मणों को फांसी नहीं होती थी और अंग्रेज ब्राह्मणों को फांसी देने से बचते थे। उसकी कोई धारा है, लिखा भी हुआ है। जी जी, कानून के जानकार और बैठे हुए हैं, वो बता रहे हैं। और उसके बाद बाबू जगत सिंह को 21 मार्च 1799 को ले जाके चुनार के किले में अंग्रेजों ने कैद कर दिया। इसके बाद 17 से 22 जुलाई 1799 तक घटनाएं बड़ी तेजी से बदलती चली गईं। मृत्युदंड, फिर यह हुआ कि ब्राह्मण को नहीं दे सकते, आजीवन कारावास हुआ कि ये तो देश में रखना ठीक नहीं। जान के सुधीजनों, आपको आश्चर्य होगा, मैं 1857 के पहले की घटना बता रहा हूं। 1799 की बाबू जगत सिंह को सेंट हेलेना द्वीप में ले जाकर कैद करने की बात अंग्रेजों ने तय की। जो अध्ययन की जद में है उनको पता होगा कि सेंट हेलेना द्वीप वही द्वीप है जहां नेपोलियन बोनापार्ट को अंग्रेजों ने ले जाकर कैद किया था, जिसने पूरे यूरोप में उथल पुथल मचा दी थी। क्यों? उसका कारण अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। और उसके बाद जब उनको ले जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया नामक जहाज से, तो बाबू जगत सिंह ने यह सोच के कि जिंदगी जेल में कटेगी, ऐसे में जल समाधि लेना उचित समझा, छलांग लगाई और गंगा सागर में जल समाधि ले ली। 1799, 1787 से 1799 ये वर्ष कालखंड समाप्त हो गया। यहां तक लेके मैं आ गया आपको 1834-36 में। जोड़ लीजिए कितना वर्ष हो गया। कनिंघम ये पता करने लगा
कि काशी में कहीं ईंट के टावरों की खुदाई हुई थी, ये कहां हुई थी। और खोजते खोजते वो सारनाथ स्थित एक गांव सिंहपुर के संगकर नामक एक व्यक्ति से टकराया, जिसका ओरिजिनल नाम शंकर था। यहां हमारे कई टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथी दिखाई दे रहे हैं। और जब उससे टकराया तो उसने पूछा कि मेरे भाई, वो जो पहली बार खुदाई हुई थी कुछ याद है, क्या था? तो शंकर ने कहा कि एक बलुआ पत्थर गोले बक्से में एक सिलेंड्रिकल बेलनाकार मंजूषा मिली थी। उसमें मानव अस्थियां, 40 मोतियां, 8 चांदी और 9 सोने का पत्थर था। वो सोने का पत्थर था। कनिंघम को लगा कि ये तो खुदाई करना बहुत जरूरी है, शायद कुछ बचा हो तो मिल जाए। और 4 स्क्वायर फीट की पूरी जगह लेके डिमार्क करके शंकर ने खुदाई की और एक ही दिन में 12 फीट की खुदाई पे वो गोलाकार बलुआ बक्सा मिल गया। ये पूरा घटनाक्रम है। इधर जब एकदम अंतिम पड़ाव पे मैं आ पहुंचा, जब बाबू जगत सिंह को यह खबर लगी तो बनारस में एक ब्रह्मनाल गली है, विश्वनाथ मंदिर के ठीक पीछे बाबू जगत सिंह के 2 कारिंदे थे, शिवनाथ सिंह और बहादुर सिंह, जिनकी तलवारबाजी का लोहा पूरा बनारस मानता था। पंचू मिर्जा को, जो शहर कोतवाल था उस समय, उसको भेजा गया कि इनको अरेस्ट करके लाओ। और उसको समझाया काशी वालों ने कि उस गली में अगर कोई भी प्रवेश कर गया तो जिंदा वापस नहीं आएगा। लेकिन आदेश था। और 5 सरदार 500 लोगों को जब लेकर गली में पहुंचा तो एक बड़ा ही लोमहर्षक दृश्य दिखाई दिया। वो दोनों भाई शिवनाथ सिंह और बहादुर सिंह अपनी छतों से कूदे गली के अंदर कि तुम मेरे घर का दरवाजा क्या तोड़ोगे, हम खुद आते हैं तुमसे मिलने के लिए। और उसके बाद कहते हैं कि 72 घंटे तक उस गली के अंदर खून खच्चर होता रहा। 2 आदमी को काबू करने में 500 लोग नाकाफी थे। और तब 5 सरदार कहता है कि अब इनको गिरफ्तार करने की बात छोड़ो, इनकी गर्दनें उतारो इनके सर से। और अब जो बताऊंगा इतिहास में एक ही घटना है वैसी, जो बनारस में हुई फिर वहां हुई। कहते हैं कि शिवनाथ सिंह और बहादुर सिंह की गर्दन उतर जाने के बाद भी उनके धड़ ब्रितानी हुकूमत के सिपाहियों से टकराते रहे। ये जोश था, ये जज्बा था। और अपनी बात एक सवाल छोड़ के आपसे विदा होऊंगा। मैं समझता हूं कि पूरी पृष्ठभूमि बन चुकी है, सारी चीजें आप समझ चुके हैं। इस पे और भी आगे बातें होंगी। बहादुर शाह जफर रंगून जेल में, वीर सावरकर उन जैसे क्रांतिकारी सेलुलर जेल में, और बाबू जगत सिंह जैसा क्रांतिकारी सेंट हेलेना द्वीप में। जाहिर सी बात है, अपराधी के क्राइम के अनुसार उसके जेल को मुकर्रर किया जाता है। लेकिन सिर्फ ये बात कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, बाबू जगत सिंह जैसे सपूत जिस देश की धरती पे पैदा होते रहेंगे, उस देश को गुलाम बनाने की क्षमता दुनिया में किसी देश को नहीं है। और ये आवाज काशी से उठी थी। जिन ब्रिटिश सरकार ने लाठी के नीचे दबा रखा था पूरे हिंदुस्तान को, काशी से आवाज उठी, अब तुम्हारी गुलामी हम नहीं सहेंगे। जिन अंग्रेजों को यह मुगालता था कि मेरे शासनकाल में सूर्य कभी अस्त नहीं होता,
काशी ने ललकार के कहा कि तुम्हारे सूर्य का अस्त भी करेंगे और तुम्हारे शासन का भी अंत करेंगे। और पहली बगावत काशी से स्टार्ट हुई, पन्ने में दफन कर दिया। लेकिन आज वो सारी सच्चाई पूरे देश के अंदर सर चढ़ के बोल रही है। और फिर ये अंतिम वाक्य कहते हुए कि शोध समिति ने कुछ नहीं खोजा है, सिर्फ भारत के गौरव, उसके स्वाभिमान और उसकी सच्चाई को लाकर सबके सामने रख दिया है। आप निर्णय करें कि हमको सबको इस पे गर्व करना है या सिर्फ अपने आत्मसंतुष्टि और अहंकार के लिए कुछ सवालों में उलझ के रह जाना है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। डॉक्टर मेजर अरविंद कुमार सिंह जी ओजपूर्ण, प्रभावशाली और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत प्रस्तुति के लिए मैं अनुरोध करूंगा प्रदीप जी से हमारे अतिथि माननीय प्रोफेसर अहिरवार जी को अंग वस्त्रम देकर और गुलदस्ता देकर सबकी ओर से आदर प्रकट करें। मैं कह रहा था कि डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह जी ने अभी विषय प्रतिपादन करते हुए कहा कि सारनाथ को चिन्हित करने का श्रेय जाता है बाबू जगत सिंह जी को, एक देशभक्त, एक समाज सेवी, काशी के रत्न, 1999 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह जी ने। भाई प्रदीप नारायण सिंह के जुनून का प्रतिफलन है ये शोध ग्रंथ जो आपके सम्मुख है। स्वतंत्रता के विस्मित नायक बाबू जगत सिंह जी। सारनाथ के शिलापट्ट पर दो तथ्यों ने बाबू जगत सिंह के 6वीं पीढ़ी के अंश श्री प्रदीप नारायण सिंह को इतना उद्वेलित किया कि उन गलतियों को ठीक करने और तथ्यों को, सही तथ्यों को उजागर करने के लिए शोध समिति का गठन किया गया। आइए उन्हीं से जानते हैं वे बातें क्या थीं। एक अच्छा अवसर है कि हम उन्हें सुने और जानें इनकी शोध यात्रा, शोध की आवश्यकता क्यों पड़ी। बाबू प्रदीप नारायण सिंह जी। सम्मानित मंच, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। जितने बड़े हैं, गुरुजन आए हुए हैं, सबको प्रणाम। जो टूरिज़्म ट्रेड के लोग आए हैं सभी का मैं स्वागत करता हूँ। समाज के जो बुद्धिजीवी आए हैं उनका भी स्वागत करता हूँ। ये देखिए, बचपन से मैं जब सारनाथ जाता था तो वहाँ ये लिखा हुआ था कि बाबू जगत सिंह ने निर्माण सामग्री के लिए इसको ध्वस्त कर दिया, विध्वंस कर दिया, और जो वहाँ से मानव अस्थि मिली और जो कास्केट मिला उसको गंगा में फेंक दिया। यही लिखा हुआ था ब्रिटिश काल से। तो एक दिमाग में ये ज़रूर बात आती थी कि गंगा जो है सनातन की प्रतीक है और गंगा पवित्र है, और गंगा में कोई चीज़ फेंकी नहीं जाती है, वो प्रवाहित की जाती है। तो ये एक दिमाग में था। दूसरा, 1797 में दैनिक जागरण समाचार पत्र में काशी का योगदान स्वतंत्रता संग्राम में एक सीरियल चला था। उसमें एक आर्टिकल था बाबू जगत सिंह के विषय में। उससे भी मैं उद्वेलित हुआ था। उसमें तथ्य लिखे हुए थे कि वजीर अली के साथ कैसे उन्होंने किया, क्या किया, बट वो तारीख़ बनारस का अंश था, उसमें कुछ बातें गलत थीं। फिर मेरे पिताजी का स्वर्गवास 2018 में हुआ और मैंने ये प्रण किया कि इसके विषय में हम प्रामाणिक जानकारी इकट्ठा करेंगे और शोध करेंगे। 2019 में शोध समिति का गठन हुआ, जिसमें शुरू में आदरणीय त्रिपुरारी शंकर जी, आदरणीय प्रोफेसर राणा पीबी सिंह साहब, मैं स्वयं अरविंद कुमार सिंह जी, फिर शिया पाठक जी, बाद में अशोक आनंद जी, मेजर अरविंद सिंह जी, और हमारे जो स्टाफ हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की,
शमीम अहमद जी, विकास यादव जी और एहसन अहमद जी और बाद में राजेंद्र दुबे जी भी उससे जुड़े। तो ये सारे लोगों ने मिलके हम लोगों ने ये शोध किया। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि अभी ये 3-4 महीने पहले ये जानकारी मिली कि डंकन महोदय ने को जो ये सामान दिया गया था, जिसमें कि बेशकीमती बहुमूल्य रत्न थे मानव अस्थियां के अलावा, और सिलेंड्रिकल मार्बल कास्केट था जिसके अंदर वो ग्रीन मार्बल कहते हैं, बट मैं समझता हूँ कि वो कच्चे पन्ने का होगा या स्फटिक का होगा। वो सिलेंड्रिकल मार्बल कास्केट के अंदर बेशकीमती मानिक, मोती, ज्वेलरी, बहुत से रत्न थे। ये सारी चीज़ें उन्होंने तत्कालीन रेजिडेंट बनारस के जॉनथन डंकन को दी कि इसे आप एशियाटिक सोसाइटी में जमा कर दें। एशियाटिक सोसाइटी का 5th वॉल्यूम 1797 में पब्लिश हुआ, जिसमें डंकन महोदय ने लिखा कि मैंने ये सारा सामान वहाँ जमा कर दिया। लेकिन बाद में ये जानकारी आई दयानंद साहनी जी के किताब से कि अनफॉर्चुनेटली इट वाज मिसिंग फ्रॉम एशियाटिक सोसाइटी। तो मेरे दिमाग में ये था कि इन्होंने जमा किया डंकन महोदय ने, और किसी ने फिर एशियाटिक सोसाइटी से गायब कर दिया, क्योंकि उन्हीं की सत्ता थी, उन्हीं की एशियाटिक सोसाइटी थी, उन्हीं की चीज़ें थी। हम लोग एशियाटिक सोसाइटी गए कलकत्ता। वहाँ जब ये चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि भाई सिलेंड्रिकल मार्बल कास्केट तो भारत में है ही नहीं है, हमने देखा ही नहीं है। तो हमने कहा कि साहब तो ये लिख के दीजिए, देखिए ये किताब है, इसमें लिख के दीजिए कि आपके पास नहीं है, क्योंकि ये तो 1997 में लिखा हुआ है कि आपके यहाँ जमा हुआ। तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर महोदय ने कहा, और जो वहाँ की क्यूरेटर हैं केका बनर्जी जी ने, डॉक्टर केका बनर्जी, उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, हम आपको लाइब्रेरी एक्सेस देते हैं। तो एक रिसर्च स्कॉलर को लाइब्रेरी एक्सेस दिया गया। वो 45 दिन तक नीलाश्री दास गुप्ता फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक एक आर्काइवल एविडेंस को चेक किया। और आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि जॉनथन डंकन ने वो सामान जमा ही नहीं किया, वो सामान जमा ही नहीं किया, और महोदय लेके गए हैं। अब एक बहुत बड़ी समस्या है कि उसको खोजना कि वो विश्व में कहाँ है, क्योंकि रत्न तो मिलेंगे नहीं, बट हम लोगों की यात्रा निरंतर जारी है, और तब तक जारी रहेगी जब तक कि वो बुद्ध भगवान वाली रखी अस्थि कलश, जिसके अंदर तमाम चीज़ें थीं, वो हम लोग वापस लाने की कोशिश करेंगे। और ये रिसर्च आदरणीय वर्तमान सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये कि अनसंग हीरोज़ आने चाहिए, तो उससे भी प्रेरणा लेके हम लोग प्रेरित होके, और परिश्रम की परिकाष्ठा हुई है। कई बार निराशा हासिल लगी है, कई बार डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे थे। इसमें बहुत बड़ा योगदान आर्काइवल एविडेंस को खोजने में अशफाक अहमद कुरैशी जी का निर्देशन रहा, और वो एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, हम लोगों के गार्जियन की तरह हैं, वर्तमान में अस्वस्थ हैं। उनके लगने के कारण ये रिसर्च ग्रंथ अपने सही ढंग से ये प्रस्तुत हो पाया है, अन्यथा ये आर्काइवल एविडेंस बैठ नहीं पाता। और मैं वर्तमान में शिक्षा जगत, यूनिवर्सिटी से भी रिक्वेस्ट करूँगा, और जो वर्तमान में बच्चे आए हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पीरियड है 1760 टू 1857 के बीच के पीरियड में हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादा काम नहीं हुआ है। इस पे काम करने की ज़रूरत है।
हर यूनिवर्सिटी को काम करने की ज़रूरत है। ये तो हमारा बहुत छोटा सा प्रयास है। पूरे देश में कितने नायक नायिकाएं निकलेंगी इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसी निवेदन के साथ सबको धन्यवाद देता हूं। और एकेडमिक जगत के लोग बैठे हैं, ये इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे, इसमें मंथन होगा और आप लोग इनकी बात को सुने। जय भारत, जय हिंद। शोध यात्रा की चर्चा कर रहे थे आदरणीय प्रदीप नारायण जी।